नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और यूनिट डिजिट पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको कहीं पे भी डाउट लगता हो, कुछ भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को फिर से हम रिवाइज करा दे, बता दे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में। ठीक है ना। प्रीवियस अगर आप देखोगे एग्जाम को, प्रीवियस एग्जाम को, तो यहां से क्वेश्चन बने भी है और केवल यूपी पुलिस के लिए नहीं, और भी कोई वनडे एग्जाम होगा उनमें भी यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो बच्चों, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि हर तरीके से हर क्वेश्चन को, हर टाइप को मैं आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज का सेशन शुरू, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, यानी कि यहां पर हमको पढ़ना है कि कोई भी संख्या से कोई संख्या किस तरीके से कटेगी, उसकी पहचान कैसे करोगे। ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक की यानी कि एक का नियम, तो बच्चे जैसे कि आप पहले से ही जानते हो कि जो एक है, जो हमारी संख्या एक होती है, इस संख्या को एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये केवल एक से ही डिवाइड हो सकती है और एक न तो भाज्य होती और ना अभाज्य। यानी कि हमने पहली या सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था अभाज्य और भाज्य, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो उसमें हमने ये बात जानी थी कि एक संख्या होती क्या है। तो बच्चों, एक जो होता है हमारा एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सार्वभौमिक गुणनखंड होता है, जो दुनिया की सभी संख्याओं के अंदर मौजूद होता है ना। तो यानी कि दुनिया की तमाम संख्याओं को एक के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यानी कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, सबका एक फैक्टर होता है, एक, है ना। तो मैं लिखता हूं उसके बारे में, ठीक है ना, कि पहला पॉइंट होगा हमारा कि एक को एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि एक को एक के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जो हमारी एक संख्या होती है, एक न तो भाज्य होती, यानी कि कंपोजिट नंबर होती, एक न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती। तो फिर बेटा एक होता क्या है? तो तीसरा पॉइंट है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो दुनिया की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, विभाजित कर सकता है। ठीक है ना। क्योंकि जो एक होता है वो दुनिया में जितनी भी संख्या मौजूद है उन सभी में एक मौजूद होता है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो यानी कि इस ब्रह्मांड की सभी संख्याओं को पूरा डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो बच्चों, हमने एक के बारे में ये बात जान ली कि एक को एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं काटा जा सकता और एक न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती। ठीक है। एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है। तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, इतनी ही जानकारी काफी है एक के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दो के नियम की, यानी कि हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक तो 2 का, एक 4 का और एक 8 का और एक 16 का। हालांकि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 का नियम जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 का नियम। आप मुझे बताइए 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1।
तो यहाँ पे जो पावर होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, जो 1 रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगी, लास्ट डिजिट को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी, तो केवल और केवल फोकस करना होता है बच्चे केवल यूनिट डिजिट पर, यानी कि इकाई अंक पर। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 से पूरा डिवाइड होगा तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी। लेकिन इकाई अंक हो क्या सकता है बच्चे, इकाई अंक हमारा हो सकता है 0, 2, 4, 6 और 8। तो कुल मिला के अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इवन डिजिट। इसी को क्या बोलते हैं हम, इवन डिजिट, यानी कि सम अंक। क्या बोलते हैं, सम अंक, सम संख्या। ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या इवन डिजिट हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो वो संख्या हमेशा 2 से पूरा डिवाइड होगी। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अगर हम किसी संख्या की लास्ट डिजिट को, अगर हम किसी संख्या की लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए, तो इस बात का मतलब होगा कि वह संख्या 2 से पूरा डिवाइड होगी। अगर शेषफल हमारा 1 आया, तो इस बात का मतलब हुआ कि वो संख्या 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगी। यानी कि अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 आ सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर 1 आ सकता है। ठीक है। अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो मिनिमम रिमाइंडर केवल 0 आ सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर केवल 1 आ सकता है। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी संख्या, मान के चलो हमने किसी नंबर को भाजक d से डिवाइड किया, ये क्या है, डिवाइजर, यानी कि भाजक बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है ना। अगर हम किसी नंबर को भाजक d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिनिमम क्या होगा, 0। यानी कि अगर रिमाइंडर मिनिमम 0 है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या इस भाजक d से पूरा डिवाइड होती है। ठीक है ना। और उसके बाद 1, 2, 3 मैक्सिमम रिमाइंडर क्या होगा, मैक्सिमम रिमाइंडर होगा बेटा इस d से 1 कम, यानी कि d-1। ठीक है ना, d-1। अगर हम किसी संख्या को 20 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 हो सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर 20 से 1 कम यानी कि 19 हो सकता है। अगर हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 होगा और मैक्सिमम जो रिमाइंडर हो सकता है वो 100 से 1 कम यानी कि 99 यानी कि 99 हो सकता है। क्लियर हुई बात। ठीक है। तो इसी आधार पर मैं बोल सकता हूं कि अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 और मैक्सिमम रिमाइंडर 2 से 1 कम यानी कि 1 हो सकता है। क्लियर हुई बात। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर केवल रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। क्लियर। चलिए अब एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि मैं कोई संख्या लिखता हूं यहां पे 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पे आप बताइए कि क्या ये संख्या 2 से पूरा डिवाइड होगी। तो आप कहोगे सर अभी आपने ये बताया कि संख्या का केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करना होता है। ठीक है ना। तो हम केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, केवल 1 पे फोकस करेंगे। क्लियर हुई बात। आप मुझे बताइए क्या ये संख्या कटेगी। आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि जो 1 है ये हमारी कोई सम संख्या नहीं है, सम डिजिट नहीं है, इवन डिजिट नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा बेटा 1, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आता तो इसका मतलब ये संख्या पूरा डिवाइड होती। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 6, 7, 3, 8, 4, क्या ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। तो केवल फोकस करना है बेटा यूनिट डिजिट पे। तो 4 हमारा 2 से पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर आता है 0। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पता होता। वे डायरेक्ट सोचते हैं कि क्वेश्चन पे अटैक किया जाए, लेकिन क्वेश्चन पे अटैक करने से पहले बेटा कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है ना। तो बहुत ही 0 से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल केवल इतना ही है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम है, इवन है,
यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर रिमाइंडर 0 आया तो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होती है, अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब मैं अगर बात करूं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 1, और 1 रिप्रेजेंट करेगी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को, और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है, तो चलिए बच्चे इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हाथों से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 का नियम। देखिए अगला जो रूल है हमारा बच्चे वो है 4 का नियम। 4 का नियम, आप मुझे ये बताइए क्या मैं इस 4 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 है भाई, 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, 2 की पावर 2, और जो पावर 2 होगी ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी लास्ट 2 डिजिट को। किसको, लास्ट 2 डिजिट को। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी संख्या के बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगी किससे, 4 से। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हम लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट यानी कि बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दे और गलती से रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो इस बात का मतलब हुआ कि वो संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। अगर हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करती है तो मिनिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0, 1, 2 और 3, यानी कि मिनिमम रिमाइंडर होगा हमारा 0, लेकिन मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है बेटा, 4 से 1 कम यानी कि 3 हो सकता है। क्लियर हुई बात। इस बात को हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 7, 6, 4, 3, 8, 4, ये कोई संख्या है हमारे सामने और हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी या नहीं। तो केवल फोकस करना है बेटा बाद की 2 डिजिट पे, संख्या के बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या पे फोकस करना है, लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। तो हमें ये देखना है कि ये 84 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। तो आप मुझे बताइए क्या 84 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 दूनी 8, 4 कम 4, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया, यानी कि 84 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन अगर कोई संख्या मैं इस तरीके से लिख दूं 8, 6, 7, 5, 9, 8, इस तरीके से कोई संख्या लिख दी, अब ये बताइए क्या ये 4 से डिवाइड होगी। आप कहोगे सर नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 98 जो होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चा, रिमाइंडर बचेगा आपका 2, क्योंकि 98 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो 96 होता है। ठीक है ना, और 96 से 98 2 बड़ा है तो रिमाइंडर आया 2, या फिर डायरेक्ट भाग कर सकते हो, 4 दूनी 8, 18 बचा, 4 चौक 16 यानी कि रिमाइंडर 2 बचा। यानी कि रिमाइंडर मिनिमम अगर 0 आया तो इसका मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर आया तो इस बात का मतलब हुआ कि वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो चलिए बच्चे अगले कंसेप्ट है हमारा 8 का नियम। ठीक है ना, 8 का नियम, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से बता के चल रहा हूं। ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट रूल है 8 का नियम। तो 8 के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल या 8 का नियम। तो आप मुझे ये बताइए क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो जो पावर 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये पावर 3 ये बाद के 3 अंक को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, 8 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, और जो पावर 3 होगी ये रिप्रेजेंट करेगी किसी भी संख्या के बाद के 3 अंकों को। यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि अगर किसी भी संख्या के बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो वो संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि लास्ट 3 डिजिट को, लास्ट 3 डिजिट को अगर हम
8 से डिवाइड कर दे और 8 से डिवाइड करने के बाद गलती से रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य आ जाए तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन अगर हम किसी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं वो देखेगा। मिनिमम रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस तरीके से मैक्सिमम रिमाइंडर बेटा 8 से 1 कम यानी कि 7 आ सकता है। क्लियर हुई बात? तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे अब, ठीक है। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं यहां पे 5 6 7 8 3 2। अगर ये कोई संख्या लिखी हुई है तो आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी? तो बच्चे केवल फोकस करना है बाद के 3 अंकों पर। किस पर? बाद के 3 अंकों पर, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि क्या ये 832 8 से पूरा पूरा डिवाइड होती है या नहीं। तो आप इसको भाग दोगे 8 × 8 0 8 चौक 32 यानी कि ये 832 ये 832 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है अर्थात रिमाइंडर शून्य आता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। ठीक है बच्चे, चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिखी 9 6 3 7 1 2। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये संख्या हमारी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो आपको केवल 712 पे फोकस करना है यानी कि संख्या के बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 से भाग करोगे 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 ज़्यादा होगा तो 8 × 8 = 64, 6 और 1 7 तो 8 × 9 = 72। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे? यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी क्योंकि 8 × 8 = 64, कितना बचा? 7 और 7 और 2 फिर 72 हुआ तो 8 × 9 = 72, रिमाइंडर कितना है? 0। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या हमारी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। 5 6 3 7 6 5, ठीक है। क्या ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी? तो केवल बाद की 3 अंकों पे फोकस करना है, ठीक है ना। 8 × 9 = 72, कितना बचा? 4 और 4 और 5 = 45 तो 8 × 5 = 40, रिमाइंडर कितना आया? 5। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे 2 4 और 8 ये तीनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बोलना कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, ताकि हमें उससे पता चले कि हाँ भाई हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ताकि हमें भरपूर मोटिवेशन मिल सके और हम चीज़ों को और भी आसानी से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो बच्चे 16 के डिविजिबिलिटी रूल की आपके यूपी पुलिस के लिए महारथी बैच में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चे 16 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? नेक्स्ट है 16 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 16 का नियम। 16 का नियम, 16 का डोला है, 16 का नियम। तो 16 को एक बात बताओ, क्या 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है भाई? ये पावर 4 क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये पावर 4 रिप्रेजेंट करेगी कि किसी भी संख्या के बाद के 4 अंकों से बनने वाली संख्या, ठीक है ना। तो 4 का 16 का डिविजिबिलिटी रूल, हाँ। तो लास्ट 4 डिजिट यानी कि अगर किसी भी संख्या की बाद के 4 अंकों से बनने वाली संख्या हमारी 16 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो वो संख्या हमारी 16 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखते हैं लास्ट 4 डिजिट अपॉन 16। अगर गलती से रिमाइंडर शून्य आया तो इसका मतलब वो संख्या 16 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। यानी कि बाद के 4 अंकों से बनने वाली संख्या को 16 से डिवाइड करके आप चेक कर लोगे, अगर शेषफल शून्य आया तो इसका मतलब वो संख्या 16 से डिवाइड होगी। और रिमाइंडर आ क्या सकते हैं? मिनिमम तो आ सकता है 0। अगर 0 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आया, कुछ और क्या, 1 2 3 ... लास्ट फाइनल जो मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो 16 से 1 कम हो सकता है यानी कि 15, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं जा सकता, ना कभी उसके बराबर हो सकता। शेषफल हमेशा भाजक यानी कि डिवाइजर से छोटा ही होता है। तो 0 से लेकर 15 तक रिमाइंडर हो सकते हैं। चीज़ों को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 9 6 3 4 8 3 2 ये संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और हमें ये पता करना है कि क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो केवल और केवल बाद के 4 अंकों
से बनने वाली संख्या पे फोकस करोगे। अब ये बताइए क्या ये 4832 16 से डिवाइड होगी? तो 16 की 48 और 16 दूनी 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ 302 से। तो रिमाइंडर कितना आया बच्चे? रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 16 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। अगर कोई संख्या बाद के 4 अंकों से बनने वाली संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी तो वो संख्या इसका मतलब पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 16 का नियम बेटा ये था, सिंपल सा रूल है। 2 का नियम 2 की पावर 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 1 लिख सकते हो यानी कि लास्ट डिजिट। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 यानी कि बाद के 2 डिजिट, और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 यानी कि बाद के 3 डिजिट, है ना। और 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 यानी कि बाद की 4 डिजिट। क्लियर हुई बात? तो आसान तरीके से मैंने समझाने का बिल्कुल प्रयास किया, कोई लैंग्वेज कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है ना, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम, इसके बाद बढ़ेंगे हम 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। जिस तरीके से बच्चे 2, 4, 8, 16 ये एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी प्रकार 5, 25 और 125 भी एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही परिवार के सदस्य है। ठीक है ना, सेम रूल वहां पे चलेगा। ठीक है, चलिएगा। तो अगला रूल हुआ हमारा 5, 25 और 125 का। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूं। तो अगला रूल होगा बच्चे 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 का रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का नियम। 5 का नियम देखिएगा, अगर मैं बात करूं 5 की, तो क्या मैं 5 की पावर 1 यानी कि 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा। तो जो पावर 1 होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? पावर 1 रिप्रेजेंट करती है बच्चे किसको? लास्ट डिजिट को। पावर 1 रिप्रेजेंट करेगी बेटा लास्ट डिजिट को, यानी कि अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो लास्ट डिजिट का मतलब ही यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक होगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वही संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर 0 या 5 के अलावा कोई और डिजिट यूनिट प्लेस पर है तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुई बात? तो यहां पे मैं बात करता हूं लास्ट डिजिट की। अगर लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर गलती से भी रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगी। और अगर हम किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर बेटा आ सकता है 0, और 0 के बाद आ सकता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 ही मैक्सिमम रिमाइंडर बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिमाइंडर हमेशा भाजक से 1 कम होता है, और 5 जो है हमारा डिवाइजर है, भाजक है, उससे 1 कम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या इस तरीके से लिखता हूँ 4, 3, 2, 6, 7, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये संख्या कभी भी 5 से नहीं कट सकती। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है और ना ही 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर रिमाइंडर 0 आता, रिमाइंडर अगर 0 आता तो हमारी ये संख्या 5 से डिवाइड होती, लेकिन रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है तो वो संख्या कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो कुल मिला के जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा वही संख्या हमेशा किससे कटेगी? 5 से कटेगी। जैसे कि 6, 4, 3, 2, 5, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी बेटा? 5 से कटेगी, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संख्या 5 से कटेगी। जैसे 4, 3, 7, 8, 0, तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 है, और 0 दुनिया की तमाम संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है आज, क्योंकि 0 एक सम संख्या होती है, दुनिया की सबसे छोटी सम संख्या ही 0 होती है, और 0 दुनिया की तमाम संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा इतना ही था। तो अगर मैं बात करूँ 25 के डिविजिबिलिटी रूल की, कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो चलिए बेटा समझने का प्रयास करेंगे 25 के डिविजिबिलिटी रूल को।
तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो समझिए भाई 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो क्या आप 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल। 25 का मतलब है 5 की पावर 2। 25 का मतलब क्या है? 5 की पावर 2। और पावर 2 क्या रिप्रेजेंट करेगी? पावर 2 रिप्रेजेंट करेगी लास्ट 2 डिजिट। किसको? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी संख्या की बाद की 2 अंकों से बनने वाली संख्या, यानी कि लास्ट के 2 अंक, बाद के 2 अंक अगर 25 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो संख्या हमेशा पूरी पूरी डिवाइड होगी। किससे? 25 से। तो कुल मिला के आपने 25 का पढ़ा भी पढ़ा होगा, 25 का टेबल भी याद किया होगा। तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 और 25 धाम 250। इस तरीके से फिर से 275, इस तरीके से चलता रहता है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हर बाद के जो 2 अंक हैं 25 है, 50 है, यहाँ पे सॉरी 75 है, यहाँ पे 73 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यह है 75, 25, 50, 75 या फिर 00। और 00 का मतलब 100 होता है, ठीक है ना। 25, 50, 75, 00, फिर 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, फिर 00। इस तरीके से चलता है। यानी कि कुल मिला के कोई भी संख्या 25 से केवल तभी कटेगी अगर उस संख्या के बाद के 2 अंक या तो 25 रहे हो या 50 रहे हो या फिर 75 रहे हो या फिर 00 रहे हो। तो कुल मिला के हमारी जो लास्ट 2 डिजिट होगी या तो 25 हो सकती है या 50 हो सकती है या फिर 75 हो सकती है या फिर 00 हो सकती है। तो जिन संख्याओं की बाद की 2 डिजिट 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो, वो संख्या हमेशा 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट को 25 से डिवाइड कर दिया जाए और रिमाइंडर गलती से 0 आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे अगर हम 25 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 आया तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, तो उसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो 1, 2, 3 डॉट 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 मैक्सिमम रिमाइंडर 25 से 1 कम आ सकता है, यानी कि 24 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कोई संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 3, 7, 2, 5, 6, 8, 9, ये संख्या है हमारे सामने। क्या ये 25 से डिवाइड होगी? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि हमने बाद के 2 डिजिट को फोकस किया और बाद की जो 2 डिजिट है ये ना तो 25 है, ना 50 है, ना 75 है, ना 00 है। तो इसका मतलब ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं होती। तो 25 ये 75 होगा, 5 और 9 कितना हो गया? 14। तो रिमाइंडर कितना है बच्चे? यहाँ पर रिमाइंडर आया 14। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती। तो 25 ये 75 और 5 और 9 कितना? 14। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 14। अगर कोई संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से 8, 9, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 5, क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल, क्योंकि बाद की जो 2 डिजिट है वो 75 है और 75 जो है 25 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर यहाँ पे बेटा 0 होगा और अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो इस बात का मतलब ये संख्या पूरा पूरा 25 से डिवाइड होती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी। 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते 125 के डिविजिबिलिटी रूल पे। हालांकि 125 का डिविजिबिलिटी रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, नॉलेज के लिए आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चा, तो अगला जो रूल होगा हमारा वो 125 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, ठीक है बच्चा। देखिए ये बताओ, क्या मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूं? और पावर जो 3 है ये रिप्रेजेंट करेगी बेटा बाद के 3 अंकों को। किसको? बाद के 3 अंकों को, यानी कि लास्ट 3 डिजिट को। किसको करेगी? लास्ट 3 डिजिट को। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई, अगर किसी भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट
बाद की 3 अंकों से बनने वाली संख्या 125 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो इस बात का मतलब होगा कि वो संख्या हमेशा 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। यानी कि अगर हम लास्ट 3 डिजिट को 125 से डिवाइड करते हैं और वो संख्या गलती से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर शून्य आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरी संख्या 125 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रिमाइंडर 0 होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मैक्सिमम रिमाइंडर 125 से एक कम 124 आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा इनमें से कोई भी रिमाइंडर आता है तो वो 25 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुई बात? तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 4 3 2 5 6 7 2 5 0 और ये संख्या लिखी हुई है यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 125 से पूरा पूरा डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी? तो आप कहोगे सर केवल बाद की 3 डिजिट पे हमें फोकस करना है। बाद की 3 डिजिट है 250 और 250 125 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 125 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, क्योंकि 125 दुनी होता है 250, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना है 0। अगर बाद की 3 डिजिट 125 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती, यानी कि 0 के अलावा 1 2 3 डॉट 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 124 में से कोई भी रिमाइंडर बचता है तो वो संख्या 125 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं बच्चे 125 का नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा 5 का जो नियम है, 5 का नियम केवल क्या होगा कि 5 की पावर 1, यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, यानी कि बाद की 2 डिजिट या तो 25 हो 50 हो 75 हो या 00 हो, तो वो संख्या हमेशा 25 से डिवाइड होगी। और 125 का मतलब 5 की पावर 3, यानी कि बाद की तो 3 डिजिट होगी, वो 125 से अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होती है, अन्यथा नहीं होगी। तो बेटा 2 का नियम समझ लिया, 4 का समझ लिया, 8 का समझ लिया, 16 का भी समझ लिया, 5 25 125 का भी समझ लिया। तो अगला जो रूल होगा बेटा हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन अगला जो रूल है हमारा 3 और 9 का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर सकते हो आप। देखिए भाई अगला जो रूल है हमारा वो है 3 और 9 का। अच्छा एक छोटी सी बात और समझना, एक छोटी सी बात और समझना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो क्या वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी? तो आपका जवाब ये होगा कि जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और 6 2 से भी डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 2 से अवश्य डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 4 के अंदर 2 छिपा हुआ है। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2, तो 4 में 2 छिपा हुआ है लेकिन 2 के अंदर 4 नहीं है, यानी कि 4 2 का माई बाप है। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो या फिर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो तो समझने का प्रयास करना। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी। लेकिन कोई संख्या अगर 2 4 8 से डिवाइड होती है तो बेटा जरूरी नहीं है कि वो 16 से भी डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर हुई बात? यानी कि कुल मिला के बात ये है 16 8 4 और 2, 16 के ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होगी तो 8 4 2 भी उस संख्या का फैक्टर होगा, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी तो वो 4 से भी होगी 2 से भी होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 2 4 8 से डिवाइड होती है वो 16 से हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 से डिवाइड होती हो, 4 से डिवाइड होती हो, लेकिन वो 8 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं होता, हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो चलिए बेटा अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेटा हमारा किसका? 3 और 9 का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्वेश्चनों में, ठीक है। समझिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम समझेंगे 3 का रूल, यानी कि 3 का नियम। 3 का नियम, अब 3 का नियम क्या होगा समझने का प्रयास करते हैं।
3 का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि कुल मिला के संख्या के नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं, पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि कुल मिलाकर रूल ये हुआ कि संख्या के अंकों का योग, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर हम किसी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 होगा। अगर 0 हुआ तो इस बात का मतलब वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होती है। अगर 0 के अलावा 1 या 2 आया तो इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम रिमाइंडर 2 आ सकता है 3 से 1 कम और मिनिमम रिमाइंडर 0। तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे बेटा, जैसे कि 4 3 2 5 6 7 1 ये कोई संख्या लिखी हुई है और हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो आपको करना क्या होगा, आपको केवल और केवल संख्या के अंकों का योगफल करना है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28। तो इसका मतलब अंकों का योगफल आया बेटा 28 और 28 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है बेटा। अभी इसके बाद हम डिजिटल सम भी समझेंगे, डिजिटल सम का किस तरीके से प्रयोग करते हैं क्वेश्चनों के अंदर वो भी बताएंगे, ठीक है ना। डिजिटल सम यानी कि वैदिक मैथ का एक छोटा सा हिस्सा है। डिजिटल सम का प्रयोग केवल क्वेश्चन को आसान करने का होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेशन करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिएगा तो क्वेश्चन एग्जाम्पल को समझिए दूसरा, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं 5 6 7 4 1 8 2, ठीक है, और एक 3। तो क्या ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं। तो अंकों का योगफल चेक करना है। 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33 और 3 36। तो आप मुझे बताइए इसका जो सम आया वो कितना है 36, और जो 36 होगा वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। क्लियर हुई बात। तो 3 का नियम केवल इतना सही है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं। यानी कि 0 के अलावा अगर कोई दूसरा शेषफल 1 या 2 आ जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक। देखिए 3 का नियम क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं बेटा 9 के नियम की, तो 9 का नियम बेटा इसके जैसे ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसके जैसे ही है, ठीक है ना। जहां जहां 3 होगा वहां पे हम 9 की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 9 जो होगा वो 3 का फादर है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो संख्या 9 से भी कटेगी, लेकिन अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो 3 से अवश्य डिवाइड होगी, क्योंकि 9 में 3 छिपा हुआ है लेकिन 3 में 9 छिपा हुआ नहीं है। क्लियर हुई बात, 3 में 9 मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, 9 के नियम की, 9 का डिविजिबिलिटी रूल की, तो समझिएगा 9 का नियम। तो 9 का नियम भी सेम होगा। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। तो सेम नियम सेम रूल यहां पे काम करेगा। अंकों का योगफल, डिजिट का सम, अंकों का योग, डिजिट का सम अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड है और रिमाइंडर 0 आता है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0, उसके बाद 1 2 3 और मैक्सिमम रिमाइंडर बेटा 8 आ सकता है। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब वो संख्या 9 से डिवाइड है। अगर 0 के अलावा इनमें से कोई और रिमाइंडर आया, शेषफल आया, तो इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम्पल क्या होगा समझिएगा। एग्जाम्पल ये है कि 6 7 3 8 1 2 5 3 1।
क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे सेम काम करना है कि अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो यहाँ पे चेक करते हैं हम। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। तो अंकों का योगफल आया बेटा 36, और 36 जैसे कि आप जानते हैं 36 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे शून्य होगा। अगर रिमाइंडर शून्य है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर अंकों का योगफल 9 से डिवाइड ना होता तो वो संख्या 9 से डिवाइड ना होती। जैसे समझिए 5 6 7 8 3 2 6 3, ये कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी? तो अंकों का योगफल 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 3 कितना हो गया 29, 29 और 2 31 और 6 37, 37 और 3 कितना हो गया बेटा 40। तो अंकों का योगफल कितना है 40। तो 40 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 9 चौक 36, शेष फल आया 4। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 3 से डिवाइड अवश्य होगी, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 6 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। 12 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। 24 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। लेकिन दुनिया की वे संख्याएं जो 9 से डिवाइड हो जाती है वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 में 3 छिपा हुआ है। 9 3 का माई बाप है, लेकिन 3 9 का बालक है, बच्चा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा बेटा, अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो कंसेप्ट होगा वो है हमारा कंसेप्ट किसका? डिजिटल सम का, ठीक है ना। किसका? डिजिटल सम का। तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। डिजिटल सम में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ बताऊंगा उसमें जो हमारे क्वेश्चन में काम आने वाली है, ठीक है। चलिए, डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम समझिएगा। तो हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पे, डिजिटल सम। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिजिटल सम यानी कि डिजिट का सम, यानी कि डिजिट का सम। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या होगी? किस ब्रह्मांड में किसी भी संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर उसका यानी कि शेषफल अगर जो भी आएगा शेषफल वो संख्या का डिजिटल सम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में आप किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल आता है, वो ही उस संख्या का क्या होता है? डिजिटल सम होता है। लेकिन हमें इस तरीके से यूज नहीं करना अपने क्वेश्चनों में, ठीक है ना। इस तरीके से हमें यूज नहीं करना अपने क्वेश्चनों में। वो अजय एक बार देखिए बात, तो इस तरीके से हमें यूज नहीं करना अपने क्वेश्चन में, ठीक है। चलिएगा, तो आप समझने का प्रयास करते हैं भाई डिजिटल सम है क्या। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, डिजिटल सम यानी कि यहाँ पे डिजिट का सम करना है। किसका? डिजिट का सम करना है, ठीक है बेटा, डिजिट का सम। क्लियर हुई बात? अब समझिएगा डिजिट का सम किस तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, ठीक है ना। अंकों को तब तक जोड़ना है, अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट न आ जाए, जब तक एक सिंगल डिजिट न आ जाए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ कि संख्या के अंकों को तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे तो उसको इग्नोर करके चलना है, इग्नोर
करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। ठीक है बेटा, समझिए मैं ये 2 पॉइंट क्यों लिखे, इसको समझिए क्या है इस बात का मतलब। जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख देता हूँ 4 3 2 5 6 7 8 9 3 1, इस तरीके से कोई संख्या लिखी, ठीक है, और मैं बोल दूं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। एक रास्ता तो हमारे पास ये है कि इस संख्या को मैं 9 से डिवाइड कर दूं और जो शेषफल आएगा वो ही उसका डिजिटल सम होगा। लेकिन बच्चे इतना बड़ा काम एग्जाम के अंदर करेगा कौन, मुद्दा तो ये है। क्लियर हुई बात? तो मामला ये है कि हमें इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालना, ऐसे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, मैंने बोला कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट नेम आ जाए। क्लियर हुई बात? तो जोड़ते हैं। एक तरीका तो ये है बेटा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44, 44 और 3 47, 47 और 1 48। कितना आया बेटा यहाँ पे? 48 आ गया। कि आप ना अंकों को जोड़ लो। किसको जोड़ लो? अंकों को जोड़ लो। तो कितना आ गया यहाँ पे? 48 आ गया। लेकिन मेरा मतलब क्या था कि एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। यहाँ पे कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है, हमें चाहिए केवल एक सिंगल डिजिट। तो इसका मतलब हमें इनको भी जोड़ना पड़ेगा। 8 और 4 कितना आ गया? 12। लेकिन बेटा अभी भी ये 2 डिजिट है, तो इन 2 डिजिट को भी मुझे किस में बदलना है? सिंगल डिजिट में। तो इसका मतलब 1 और 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया? 3। अब आइए सिंगल डिजिट, इसका मतलब इस संख्या का जो डिजिटल सम आया वो कितना आया? डिजिटल सम वो आया हमारा 3। वो कितना आया? 3। एक रास्ता तो ये था कि हम जो है संख्या के अंकों को जोड़ ले, ये 48 आया, और फिर से 8 और 4 12, 12 को फिर से जोड़ दो, 2 और 1 3, तो डिजिटल सम कितना आया? 3। दूसरा रास्ता बेटा ये है कि हम करेंगे क्या, इस तरीके से कि जहां जहां डबल डिजिट होती चली जाए वहां पे हम सिंगल डिजिट काउंट करें। जैसे 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 5 14। अब यहाँ पे 5 पे क्या आ गया? 14। 14 को क्या लिखोगे? 4 और 1 5। तो यहाँ पे 5 पे क्या पढ़ोगे? 14। 14 का मतलब 4 और 1 5। मन में दिमाग में लगाना, मेंटली सोचना है इसको भी, ठीक है ना। 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14। 14 का मतलब 5 होगा, ठीक है ना। 5 5 और 6 11। 11 का मतलब कितना? 2। भाई 11 का मतलब कितना? 1 और 1 2। कितना हो गया? 2। तो 14 का मतलब 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 2 और 7 9, 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 17, 17 का मतलब कितना? 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 का मतलब फिर से कितना? 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, और 2 में फिर 1 जोड़ दिया, कितना बेटा? 3। तो फिर से 3 आया। लेकिन ये भी एक लेंथी प्रोसेस है अपने आप में, ठीक है ना। हमें तो फास्ट काम करना है, स्पीड से काम करना है। तो स्पीड से अगर बच्चे काम करना है तो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे तो उसको इग्नोर करके चलना है, उसको एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल नजरअंदाज कर देना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे तो इसका मतलब इसको इग्नोर करके हमें चलना है, ठीक है, समझिएगा। अब किस तरीके से हमें इग्नोर करना है वो समझते हैं भाई। देखिएगा, 9 बने या 9 दिखे, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बन गया भाई, एलिमिनेट कर दिया। 4 और 3 7 और 2 9, 9 बना, एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ पे 5 और 6 11, 11 का मतलब बेटा 2, 11 का मतलब कितना? 1 और 1 2, तो यहाँ पे 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, और 2 में 7 जोड़ोगे तो फिर से 9 बन गया, तो हटा दिया ना। तो यहाँ पे देखो 8 और 1 9 हटा दिया, और 9 हटा दिया, बचा कितना बेटा? 3। तो डिजिटल सम कितना है अब? 3। तो इसका मतलब हम इस अप्रोच को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को करते वक्त, क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं होने देना अपने सवाल को, जल्दी से काम करना है ना। मेंटली कोशिश करना है चीजों को समझने का कि किस तरीके से हमें बहुत फास्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट न मिल जाए, या फिर अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे तो उसको इग्नोर करके चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इससे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा मेरा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 है या 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल कोई भी संख्या होगी, जैसे कि 18 है 9 का मल्टीपल, तो 8 और 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 ही होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस संख्या का डिजिटल सम 9 है,
वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो लिख देते हैं, तो जिस संख्या का डिजिटल सम 9 होता है वह संख्या हमेशा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होती है। वह संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर हुई बात। अब जो डिजिटल सम का हम प्रयोग करते हैं वो एक तो 9 के लिए प्रयोग करते हैं और एक प्रयोग करेंगे हम 3 के लिए, यानी कि जिस संख्या का भी डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि जो 3 है वो 9 का बच्चा ही तो है, वो बालक ही तो है, वो फैक्टर ही तो है, वो गुणनखंड ही तो है। क्योंकि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से अवश्य कटती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का डिजिटल सम 3 से पूरा कट जाए तो वो संख्या भी बेटा 3 से कटेगी। तो डिजिटल सम का प्रयोग हम 9 के केस में भी करेंगे और 3 के केस में भी करेंगे, बाकी क्वेश्चनों से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए, तो मैंने कहा ये अगला पॉइंट है कि जिस संख्या का डिजिटल सम, जिस संख्या का डिजिटल सम 3 से कट जाए या पूरा विभाजित हो जाए या पूरा कट जाए, 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो किसी संख्या का डिजिटल सम हमारा 3 ही आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, तो इस बात का मतलब है वो संख्या 3 से अवश्य घटेगी। या किसी संख्या का डिजिटल सम मान के चलो 6 आ गया, तो वो संख्या 6 से अवश्य घटेगी। लेकिन 3 आ गया, 6 आ गया, तो वो संख्या कभी भी 9 से नहीं घटेगी, क्योंकि किसी भी संख्या को कटने के लिए डिजिटल सम 9 होना पड़ेगा अगर 9 से काटना है तो। लेकिन अगर 3 से काटना है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए डिजिटल सम, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, समझ गए बात को। लेकिन 3 और 6 अगर आया तो वो संख्या 9 से नहीं घटेगी, क्योंकि 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 9 का मल्टीपल कोई भी संख्या होगी उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। बात समझ में आई। चलिए, तो 1-2 एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करेंगे कि जो डिजिटल सम होता है इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। 2-4 एग्जाम्पल और देख लो। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए कि अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट न आ जाए। अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे तो उसको इग्नोर करके चलना है, एलिमिनेट करके चलना है। जिस संख्या का डिजिटल सम 9 होता है वो संख्या हमेशा 9 से पूरा डिवाइड होगी, और जिस संख्या का डिजिटल सम 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा डिवाइड होगी। बात समझ में आई। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखते हैं क्या होगा। देखिएगा, मान के चलो मैं यहां पे कोई संख्या लिखता हूं 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4। अब मैं बोल दूं कि बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। और मेरा जो नियम था वो क्या था कि अगर संख्या में 9 बने या 9 दिखे, एक संख्या और लगा लो 9, तो उसको इग्नोर करके चलना है। तो देखते हैं भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप 5 और 4 9, 9 बन गया भाई, हटा दिया। 6 और 3 9, 9 बन गया भाई, हटा दिया। 7 और 2 9, 9 बन गया भाई, हटा दिया। ये 9 हटा दिया, बचा कितना, डिजिटल सम कितना आ गया, डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब इस संख्या का डिजिटल सम 8 है। ये संख्या ना तो 3 से कटेगी और ना संख्या 9 से कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है और डिजिटल सम 9 आया नहीं, तो ये 9 से भी नहीं कटेगी। बात समझ में आई। जैसे कि कोई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, 6, 3, 7, 5, 2, 4, 1, 9, 8। अब मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान
कि 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 1 और 8 9 और 9, ये तो सारे ही कट गए, ये सारे अंक कट गए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इसका डिजिटल सम आया वो 0 आया। वो क्या आया? 0। और आप जानते हो कि 0 इस दुनिया में एक ऐसी संख्या है जो ब्रह्मांड की सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब 0 को जब 9 से डिवाइड करोगे बेटा रिमाइंडर ना 0 ही आएगा, और जब 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर ना 0 ही आएगा, शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि 9 9 से पूरा पूरा डिवाइड होती है और 0 भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 ही बचता है। तो दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर शेषफल यानी कि 0 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो तो बात बेटा एक ही है। तो जिस संख्या का डिजिटल सम 0 आ जाए तो इसका मतलब 9 ही आया उसका डिजिटल सम, या 9 आ जाए तो उसका मतलब 0 ही आया उसका डिजिटल सम। यानी कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 0 आया तो वो संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, यानी कि 0 का मतलब 9 ही है। बात समझ में आई? चलिए, तो इतनी बात आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी फिर भी डाउट बचता है तो एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझ में आया तो बच्चे ये भी बताना मुझे एक बार, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब एक छोटे से और एग्जाम्पल समझते हैं, एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 62। अब मुझे ये बताओ अभी फिलहाल 62 का डिजिटल सम क्या है? आप कहोगे सर 6 और 2 8 है। इस 62 का डिजिटल सम कितना है? 8 है। अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 छिक 54, 54 और 1 कितना? 55। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बताइए इसका डिजिटल सम क्या है? इसका डिजिटल सम क्या है? तो आप कहोगे सर 5 और 5 10, 10 और 8 18, और 18 का मतलब हुआ 1 और 8 9, तो डिजिटल सम आ गया 9। तो यहाँ से मुझे एक बात सीखने को मिली कि अगर किसी भी संख्या में आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि 9 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर में करते हो, एनी नंबर, तो डिजिटल सम बेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक 0 या फिर 9 हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, क्लियर हुई बात। तो 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में अगर आप करोगे तो उस जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा, उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 9 बनेगा या फिर 0 बनेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। चलिए, एक चीज़ तो ये होगी। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि 124 इंटू 15, 124 इंटू 15, यानी कि इनकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 15 चौका 60, यानी कि 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 15 दूनी 30 और 6 कितना हो गया? 36। हासिल कितने? 3। 15 कम 15 और 3 18, कितना हो गया? 18। तो 15 चौका 60, 0 6 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 3 हासिल, 15 कम 15 और 3 कितना हो गया? 18। तो कुल मिला के बात यह है कि ये तो हमारा है क्वेश्चन और ये हमारा है आंसर। तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या होगा। क्वेश्चन का डिजिटल सम तो आप बताओ, 4 और 2 6 और 1 7, तो हमारे क्वेश्चन में 124 नंबर है, इसका डिजिटल सम आया 7। यहाँ पे बात करें तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना आया? 15 का डिजिटल सम 6। बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, तो तुम भी मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42, 42 बना और 42 का डिजिटल सम कितना है बेटा? 6। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 आया। हमारे इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया? 6 आया। तो ये भी एक फैक्ट है कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही हमेशा उत्तर का भी डिजिटल सम होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 6 आता है कि नहीं। तो आप 8 और 1 9 तो हमने एलिमिनेट कर दिया भाई, 9 बने या 9 दिखे हटा दोगे तो यहाँ पे 6 प्लस 0, इसका मतलब 6 आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुई कि नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो भी डिजिटल सम हमारे क्वेश्चन का होता है वही हमारे उत्तर का होता है। इसलिए कहा जाता है कि डिजिटल सम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काम आता है। भाई एग्जाम में अगर 25 सवाल है तो जरूरी नहीं होते कि 25 के 25 सवाल आपको सॉल्व ही करने पड़ेंगे। ऑप्शन है सेकंडों में
सेकंडों में एलिमिनेट भी किए जा सकते हैं। यानी कि 25 में से 12-13 सवाल तो ऐसे होंगे जो ऑप्शन से देखते ही हट जाएंगे, यानी कि कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। बात समझ में आई? तो चलिए, ये हो गया हमारा डिजिटल सम का कंसेप्ट पूरा। ठीक है, अब मैं एक छोटे से क्वेश्चन से आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, तो आप करने की कोशिश करना। जैसे कि मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। तो क्वेश्चन ये है बेटा, 273 का वर्ग बताना है, क्या होगा। और ये हमारे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7 1 5 2 9, ठीक है। और अगला ऑप्शन है 7 5 3 2 9। फिर है 7 4 5 2 9। फिर है बेटा 7 6 5 2 9। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। इस तरीके से मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और 273 का वर्ग करना हो और 4 ऑप्शन हमारे पास हो, तो किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। बात को समझना भाई, कुछ कई प्रकार के बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा सीधा क्या करेंगे, वे 273 गुणा 273 इस तरीके से लिख के उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं। तो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का किस तरीके से प्रयोग करते हैं अब देखना भाई। यहाँ पे इकाई अंक, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट का यूज करेंगे, यानी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो यूनिट डिजिट पे लगा दो। भाई मुझे ये बताओ, ये 3 इकाई का अंक है कि नहीं, यूनिट डिजिट है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा उत्तर होगा, उसका इकाई अंक 9 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पे सभी ऑप्शन में ना इकाई अंक 9 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट हमारा फेल होता है यहाँ पे। तो हम अब डिजिटल सम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो भी डिजिटल सम हमारे क्वेश्चन का होता है, वही डिजिटल सम हमारे उत्तर का भी होगा। तो यहाँ पे प्रयास करते हैं करने का। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 बने या 9 दिखे, हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना है बेटा, 9। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 9 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर का भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 या फिर 0 है, तो इसका मतलब आंसर वो हमारा होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं बेटा। 7 और 2 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आया, 9 आना चाहिए था। ये आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 7 और 2 9, 9 हटा दिया, 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम हमारा 8 आया। तो इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 7 और 2 9, 9 हटा दिया, 5 और 4 9, यानी कि ये भी हटा दिया, इसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 आया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 7 और 2 9, 9 हटा दिया, 6 और 5 11, और 11 का डिजिटल सम कितना आया, 2। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब हुआ हमारा आंसर सी है। तो चंद सेकंडों में हम डिजिटल सम का प्रयोग करके अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं 100% की गारंटी नहीं लेता कि सारे ही सवाल इस तरीके से आप कर पाओ। हो सकता है कि भाई 2-3 ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ जाता, तो तब फेल हो जाता कि नहीं हो जाता। तो तब हम कुछ और सोचते, कुछ और करने का प्रयास करते। लेकिन कुछ हद तक डिजिटल सम हमारे सवाल को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, आज हम जो है इस क्लास को विराम यहीं पर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर वरना। तो बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट हैं, जैसा कि हम पढ़ेंगे अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी 6 का, 12 का, 72 का, 99 का, ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास वाकई में अच्छी लगती है तो बच्चे कमेंट और शेयर और लाइक अवश्य किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हमें और भी मेहनत करने का, और भी मेहनत करें, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपको दिख भी रहा होगा कितनी मेहनत हम करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो कोशिश करना भाई, शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।